आइए कन्हैया, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर टेरेस है आपका। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान कन्हैया कुमार। कन्हैया और मुझ में एक समानता है कि हम दोनों बेगूसराय से। बिहार के बेगूसराय जिले से हैं। हालांकि कन्हैया का नाम पहली बार मैंने तब सुना था जब आज से 6 साल पहले जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे थे और टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना आपको घोषित किया गया, और उसके बाद इनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, कन्हैया तिहाड़ जेल गए। जेल से जब छूट कर आए तो सीधे जेएनयू गए। 50-55 मिनट का इनका बहुत ही गर्म भाषण, आक्रोश वाला भाषण हुआ। निशाने पर मोदी और शाह की सत्ता थी और वहां से कन्हैया का एक सफर शुरू हुआ। अगर मैं कहूं तो उसी समय मैंने कन्हैया को जाना, नाम भी सुना। ये मेरी अज्ञानता हो सकती है कि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट उससे कुछ महीने पहले बन गए थे, लेकिन नाम मैंने उसी रात सुना कि कोई कन्हैया कुमार है जो देशद्रोही है, जिस पर तमाम तरह के आरोप हैं। और वो भाषण, वहाँ जो लगे नारे, जिसको लेकर बहुत सारी कहानियां, थ्योरी आई। लेकिन बहरहाल तो वहाँ से कन्हैया का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद कन्हैया कुमार राजनीति में सक्रिय हुए, सीपीआई के ही स्टूडेंट विंग में थे, और उसके बाद बिहार से बेगूसराय ज़िले से, जहाँ से मैं हूँ, बेगूसराय की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, हारे। कुछ दिन तक सीपीआई की राजनीति करते रहे और उसके बाद पिछले साल, अभी से देखें तो 15 महीने पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, और अब भारत जोड़ो यात्रा में 108 दिन के यात्री होकर आप दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी के साथ 24 तारीख को। मोटे तौर पर यही है। तो अब हमारे साथ यहाँ हैं, टेरेस पर हम कुछ बात करेंगे। तो ये मान लें कि भूमिका मैंने संक्षिप्त में ही बताई, बहुत बताया जा सकता है, लेकिन अब खांटी नेता मतलब हो गया। नेता तो सर नहीं हुए हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है परिस्थितियों के चलते, उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इस तरह का राजनीतिक आरोप लगना, किसी व्यक्ति को बार बार टीवी में देशद्रोही कहा जाना, जबकि हकीकत यह है कि मेरे ननिहाल के परिवार से लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, मेरे ददिहाल के परिवार से जो है लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे यहाँ जो है रामचरित्र सिंह पैदा हुए, वो जो है कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह पैदा हुए, जिन लोगों ने समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। और हमारे परिवार में अगर हम पूरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली को काउंट करें, 16 लोग आर्मी की नौकरी करते हैं सर। और मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम ही लोग जो है सीमा पे देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, हम ही लोग जो है देश के लिए अनाज भी पैदा कर रहे हैं, और देश को आज़ादी दिलाने में भी हमारे, आप जानते हैं, आप उस इलाके से हैं, हमारे इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो देश के लिए सब कुछ करते हैं, देश को आज़ादी दिलाने में जिन्होंने योगदान किया, जो लोग जो है देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जो बंदूक लेकर के सीमा पे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके ही परिवार का कोई बच्चा, फर्स्ट जनरेशन, मैं अपने परिवार में, अपने इलाके में कह लीजिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अवसर मिला। मेरा रैंक 1 था सर, जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें रैंक 1 था मेरा। तो क्वालिफाई करके, मेरिट से, मेहनत करके अपने दम पे किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने आए हैं और अपने लोगों के सवाल उठा रहे हैं। हमारी पूरी लड़ाई सरकार से सिर्फ इस बात की थी कि आप भाई साहब फेलोशिप बंद मत कीजिए। अगर आप फेलोशिप बंद करेंगे तो इस देश में जो है आम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्मृति ईरानी उस वक्त जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, रोड पे आकर के हमसे समझौता की, मंत्रालय के बाहर आकर के सड़क पे। तो उन लोगों ने उस समय ही जेएनयू को टारगेट कर लिया कि देश में कहीं भी कुछ होता है, चाहे एचसीयू में रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे एफटीआईआई का मामला हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे नॉन नेट फेलोशिप का सवाल हो, कुछ भी होता है तो जेएनयू के स्टूडेंट सबसे पहले तख्तियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं। तो इनको जो है बदनाम किया जाए, अगर इनको इनके समाज से काट देंगे, आम लोगों से इनको काट देंगे, जिन आम लोगों के ये सवाल उठाते हैं इनसे इनको अलग कर देंगे, उनके दिमाग में अगर इनको हम एक दुश्मन की तरह प्रस्तुत कर देंगे तो फिर हमको दिल्ली में कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। एक बहुत बड़ी साजिश थी, हालांकि उस साजिश में ये नाकामयाब हुए। मैंने इनको चैलेंज किया कि देश का गृह मंत्री जय शाह का पिताजी है, सरकार आप चला रहे हैं 8 साल से, अगर हमने गलती किया है तो हमको सजा दीजिए। तो क्या वो सेडिशन वाले में मुक्त हो गए या चल रहा है कुछ ट्रायल? नहीं हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। जेल कितने दिन रहे थे आप?
जेल करीब सर 22-23 दिन 22-23 दिन। तो मुझे वो रात याद है जब जेल से आप छूटे, बहुत सारे लोग, और उसके बाद सारे चैनलों पर लाइव नहीं, दिखाया अभी भी गया। ये कुछ लोगों को सर मतलब झूठे मुकदमों में जेल में बंद करके रखे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आवाज है उनको ये दो तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो लोभ और डर से जो है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो जो है उनको जेलों में ठूसते हैं। तो मैं आज के डेट में सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि डर की भी एक इंतहा होती है। अगर बिकना है, लोभी हैं, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाकर के क्लीन होना है तो वो एक बात है, नहीं अगर आपका कोई सिद्धांत है, कोई विचार है, इस देश के संविधान में आपको भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, इस देश के इतिहास को अगर आपने पढ़ा है और समझा है, तो आपको इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो है ना कन्हैया, हम जेएनयू वाले प्रसंग पर बहुत संक्षिप्त में इतना काफी है, चूंकि कन्हैया कुमार उस पर कई सालों से 50 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, सैकड़ों घंटे के वीडियो इनके यूट्यूब पर। जब मैं इंटरव्यू करने का तय किया कि आज इंटरव्यू करेंगे, तो 2-3 दिन से मैं इनके वीडियो देख रहा था। मुझे लगता है यूट्यूब पर सबसे अधिक पॉपुलर हो, पता नहीं क्या है आपके भाषण में, कि भाषण देते देते इतने लोकप्रिय हो गए कि लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं। तो उस गिरफ्तारी से और उस तमगे से जो आप पर लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही, उससे कन्हैया कुमार बन भी तो गए। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग या देशद्रोही का जो आरोप है, उस आरोप को मेरे ऊपर लगाया गया, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का सवाल नहीं था। मुझे ये लगा कि ये स्टिकर तो फिर किसी के ऊपर चिपकाया जा सकता है। ये इन्होंने जो है कि स्टिकर बना लिया है, और वो होता है ना सस्ता चाइनीज स्टिकर कि किसी भी चीज के ऊपर लगा दो, तो फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको ये जो है अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, इस तरह के स्टिकर ये लोगों पे लगाते रहेंगे। तो फिर इस देश में जो बोलने का अधिकार है लोगों का, और विपक्ष किस लिए होता है? सरकार से सवाल पूछने के लिए। प्रेशर ग्रुप क्यों होते हैं? पत्रकार, वकील, सब तरह के जो लोग होते हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप तो इसीलिए होता है कि डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन करे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि आप कुछ भी बीजेपी के खिलाफ बोलिए तो 5-6 स्टिकर हैं, एंटी हिंदू, एंटी आर्मी, एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो जब ये कहना शुरू किया ना, और ये सब आप पर चिपकाया गया। हम सबसे पहले इसको ले लिए कि हम बोले हम हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, इसका अगर आप मुझे सरगना कह रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य जो है वो देश के लिए कुछ जो है ना गलत करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य बीजेपी का टुकड़ा टुकड़ा करने का जरूर है। इनको जो ये भ्रम हो गया है, इसको कहते हैं सत्ता का अहंकार, कि देश की जनता ने इनको एक्चुअली सकारात्मक चीजों पे वोट दिया। जनता इस उम्मीद पे वोट दी कि ये हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल डाला जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, महिला सुरक्षा होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, मेक इन इंडिया होगा। ये सब सकारात्मक चीजों पे लोगों ने वोट किया। स्मार्ट सिटी बनेगी, गोद लिए हुए गांव की तस्वीर बदलेगी। ये सब सकारात्मक चीजों पे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और मोदी जी ने कहा कि हमने देखो गुजरात में डेवलपमेंट है, हम बतौर जो है सीएम गुजरात का डेवलपमेंट किए हैं। वो ये कहीं नहीं बोले कि हम 2002 में दंगा कराए हैं, इस बात को उन्होंने नहीं बेचा। तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट में उनको एक तरह से उसको उन्होंने बेचा भी नहीं, वो उस एजेंडे पे गए नहीं, वो विकास के एजेंडे पे आए। वो सांप्रदायिकता के एजेंडे से जो है चुनाव नहीं जीते, विकास के एजेंडे पे आए। और आप जानते हैं कि अन्ना आंदोलन ने जो है देश में एक एंटी कांग्रेस माहौल बनाया था, जिसका राजनीतिक लाभ जो है वो बीजेपी को मिला। तो वो सारी चीजों को छोड़ करके, वो सकारात्मक बातों को छोड़ करके आप इस देश में जो है लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिए। अरे लोकतंत्र है इस देश में, वेलफेयरिज्म है, तभी तो सर हमारे जैसा इंसान भी आकर के पीएचडी कर पाया। हम देश का नमक खाए हैं, देश के लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम पढ़ पाए। लोकतंत्र था तभी तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाए। मोदी जी आपके बहुत प्रिय विषय है बोलने के लिए। लोग कहते हैं बात किसी चीज पर करो, कन्हैया कुमार आप मोदी जी पर जरूर जाते हैं। जैसे आप आ गए पहले सवाल के जवाब में, मैं आपको बता दूं, अगर सवाल तो मैंने पूछा, आप खांटी नेता बन गए, आप आ गए मोदी जी पे। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए अगर छोड़ भी दूं कि मेरा क्या राजनीतिक नहीं छोड़िए नहीं, यात्रा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस समय 2014 में चुनाव हो रहा था ना, हमारे जैसे हर साधारण नौजवान को मोदी जी से उम्मीद थी। इस बात को ईमानदारी से मैं स्वीकार आपको भी उम्मीद थी, आप तो वामपंथी ही थे। नहीं, उम्मीद जो वो प्रोसेस है ना सर, कि एक साधारण परिवार का इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले तो ये लाल बहादुर शास्त्री के केस में ही हुआ था ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन हम लोगों को थोड़े ही दिन में यह समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, ये लीडर नहीं है।
अगर ये लीडर होते ना तो जिस क्लास से ये आते हैं उस क्लास के लिए ये नीतियां बना रहे होते। उल्टा जो है ये उस क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए, उस समूह के लिए कोई नीति नहीं बनाए, ये अरे सारी नीतियां अपने दोस्तों के लिए बनाए जिनके चंदे पे ये चुनाव जीते हैं। आप कह रहे हो लीडर नहीं है भाई। 303 सीट मोदी को दिया जनता ने, देश के जनता ने 50% लगभग वोट कुछ राज्यों में मिले, 37% लोकसभा में। तो आप लीडर कैसे हो? मैं लीडर भी क्या तो होता यही है? कह रहा हूँ सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देश के आम लोगों को इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा व्यक्ति जो गुजरात प्रदेश चलाया हो, जहाँ डेवलपमेंट बिहार यूपी से ज़्यादा है। बिहार यूपी के लोगों ने भर भर करके वोट दिया है ना सर, हम ही लोग वोट दिए हैं ना। तो ये उस उम्मीद में वोट दिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार भी जो है ना गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा, पूरा देश जो है गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा। और उन्होंने, लोगों ने भर भर करके वोट दिया, लेकिन आ करके ये हम लोगों को क्या वापस किए हैं, क्या डिलीवर किए हैं? रिटर्न गिफ्ट में सर हम लोगों को महंगाई मिला है, बेकारी मिली है। 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। महंगाई का आलम ये है सर कि जो लोग हवाई जहाज चढ़ रहे थे ना, एक बात मोदी जी बोले थे, मुझे आज भी याद है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा। 2017 में शिमला में बोला था। स्थिति मेरा सपना है। स्थिति ये है सर कि हवाई जहाज वाला भी हवाई चप्पल पे आ गया है। वैसे कन्हैया जी ने हवाई चप्पल पहन रखा है। नहीं ये तो मैं पहले से ही पहनता हूँ। ये मेरी तो आप हवाई जहाज पर भी तो चल ही रहे हो ना हवाई चप्पल पहनकर। तो आप जैसे लोग तो हवाई चप्पल वाले हम तो लड़ रहे हैं सर, हम तो लड़ रहे हैं मोदी जी से। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है जो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। हम तो लड़ रहे हैं, इसलिए हम हवाई जहाज पे चढ़ गए, तो हमारे खाते में भी 15 लाख आ गया सर। हमने जब जेल से आकर के हमने किताब लिखी तो हमारे खाते में भी 15 लाख। बिहार से तिहाड़ किताब भी लिख दी कन्हैया जी ने, तिहाड़ से बिहार। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि जो लोग समर्थन में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, 15 लाख रुपया भी मिल गया, हवाई जहाज पे भी चढ़। आप कह रहे हो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आपके हिसाब से मान ले तो, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि भाई 370 हटाया, वहाँ मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अगले साल बन जाएगा आखिर तक। वहाँ महाकाल मंदिर हुआ है, वहाँ भी कायाकल्प हो रहा है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। तो उनके लोग तो कहते हैं कि ये सब हो गया, ट्रिपल तलाक वाला कानून हो गया, तो और क्या चाहिए? उनके लोग तो यही कहते हैं, जो उनके समर्थक है, जो उनको वोट देते हैं, जिन्होंने बीजेपी को अभी भी यूपी में दिया 250 से ज्यादा सीटें। देखिए, उनके दो तरह के समर्थक हैं। हाँ। एक समर्थक वो हैं कि मोदी जी अगर उनको जूता लेकर के भी पीटेंगे ना तो कहेंगे आहा कितना आनंद आ रहा है। मोदी जी जो है उनको कचरा खिला देंगे ना तो कहेंगे आहा, उसको जो है माथे पे चंदन की तरह लपेट लेंगे। वो समर्थक को छोड़ दीजिए। वैसे समर्थक हर समय हर किसी के होते हैं, हर पार्टी का होता है। मैं कह रहा हूं कि साधारण नौजवान जो हैं, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशन है, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो क्या देखते थे? वो देख रहे थे कि भाई एक परफॉर्मिंग आदमी है, आएगा, देश में कोई बदलाव होगा, नौकरियां मिलेगी, इंडस्ट्रीज का जो है इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करेगा, इस देश में जो है सारा सिस्टम बेटर होगा। क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था ना कि परिवारवाद के चलते इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को क्या पता था कि ये आदमी तो मुखौटा है, पीछे अमित शाह खड़ा है, वो आते ही परिवारवाद करेगा। और किया, आते ही जो है अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। और तमाम जो नेताओं के बच्चे हैं, अनुराग ठाकुर कौन है, कर्नाटका का सीएम कौन है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, सब लोग, पीयूष गोयल कौन है, तो ये सारे नाम जब आप देखेंगे तो पता चला कि इस आदमी को एक जो है ना मॉडल बना करके बेचा गया है। हकीकत ये है कि राजनीति की सारी गंदगी जो है उसी तरह से वैसे ही पड़ी हुई है। उल्टा नुकसान ये हुआ है कि कम से कम पिछले राज में जो वेलफेयरिज्म होता था, लोगों को बोलने की आज़ादी थी, और कांग्रेस पार्टी एक तो दावा कर सकती है कि यूपीए 2 में भी उसने कुछ ऐसे कार्यक्रम लिए हैं जिसकी प्रशंसा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी होने लगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना, राइट टू फूड को इम्प्लीमेंट करना, मनरेगा को लागू करना। और इस देश के भीतर कम से कम सबको ये अधिकार था। सर, आप तो इतने दिन से खुद पत्रकारिता में रहे, मैं पूछता हूँ लोगों को कि तब में और अब में क्या फ़र्क है। वो लोगों ने कहा कि तब और अब में ये फ़र्क है कि पहले हम लोग बोलते थे, सरकार की अगर नाराजगी भी हो, डिस्कम्फर्ट भी हो, तो ऐसा नहीं था कि डर लगता था। तो कि बोल तो रहे, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। हम तो सर पॉलिटिक्स में हैं, हमारा तो स्थिति ये है कि जब सर जो है ओखल में रख लिए हैं तो समाट से क्या डरेंगे। हाँ, समाट, ये बेगूसराय में समाट बोलते हैं, जो दरअसल मूसल है। हाँ, तो उससे क्या डरना है सर? हम तो तब भी नहीं डरे।
ये तो सारा कुछ टेस्ट करके देख लिए ना, सारा कुछ ट्राई करके देख लिए, नकली मुकदमा किया, जेल में डाला, पत्थर फिकवाया, जूते चलवाए, बम चलवाया, गोली चलवाया, हम तो डरे ही तो नहीं। उससे तो फायदा हो गया, कन्हैया कुमार आज बन गए। वो तो सारे सर लोग, इतने लोग इंटरव्यू कर वो तो रहे हैं देखिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी के बाद अगर सबसे अधिक कोई लोकप्रिय हो रहा है तो कन्हैया कुमार है। सर, बॉलर बाउंसर जब फेंकता है ना तो बैट्समैन के फायदे के लिए नहीं फेंकता है। कपार फोड़ने के लिए भी फेंकता है। कपार फोड़ने के लिए फेंकता है कि जो रिटायर्ड हर्ट कर दें, इंजर्ड कर दें। वो बैट्समैन की काबिलियत है कि उसको जो है उसके हाथ में बल्ला है, सही तरीके से उसको प्लेस कर दिया, वो सिक्सर हो गया। तो आपने सही तरीके से प्लेस किया, मेरा चौका छक्का मार रहे हैं। देखिए, मुझे 2-3 सवाल जब लोग पूछते हैं ना तो मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूँ। एक, मेरा राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ। दूसरा, पॉपुलैरिटी का जहाँ तक सवाल है, इसमें इंसान का कुछ नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई, आम लोगों की भाषा में आम लोगों के लिए बोलेंगे ना तो लोग उसको पसंद करेंगे। और तीसरी बात, क्यों डरना है सर? हम तो बेगूसराय से आते हैं, आप भी वहाँ से आते हैं, तो आपको लगता है कि बेगूसराय का लोग डरेगा? और उसमें भी इस आरोप से। बेगूसराय से गिरिराज सिंह भी आते हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह नहीं आते, रहने वाले दूसरी तरफ है, हाँ, सांसद वो अलग बात है। हाँ, सांसद वहाँ से। वो गिरिराज सिंह को भी पता है कि वो अपने नाम से चुनाव नहीं जीते हैं, ये वो भी जानते हैं, ये सच्चाई उनको मालूम है। वो गंगा पार से आते हैं, वो बेगूसराय के नहीं हैं, बेगूसराय के हम लोग हैं। और फिर बेगूसराय का इंसान जो है देशद्रोह के आरोप से क्यों डरेगा? जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए हैं, जहाँ राष्ट्रकवि पैदा हुए हैं। और एक हिस्ट्री हम लोगों को बोलना चाहिए सर, कि सेडिशन के खिलाफ सबसे पहले कोई इंसान जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है ना, वो बेगूसराय का आदमी है। और उस समय जो है इंदिरा जी की सरकार थी। अच्छा, ये उन्होंने जो है जब बोला, अपना भाषण दे रहे थे वो, उन्होंने पुलिस को लेकर के रिमार्क दिया, पुलिस उनके ऊपर सेडिशन लगा दी। केदारनाथ, अच्छा, केदारनाथ जो उसी में तो सेडिशन में फैसला। अच्छा, उनका ये नहीं पता कि है सर। और बरौनी फ्लैग में जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट पे ही तो फैसला है। और दुनिया के सबसे मशहूर इतिहासकार जो है उसी गांव में पैदा हुए, रामशरण शर्मा। तो हम लोगों का इतिहास रहा है सर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का तो रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन, सिंहासन खाली करो जनता आती है, आज तक भी जब भी। उससे पहले के भी इतिहास में जाइए, बेगूसराय एक ऐसा इलाका है सर जो दिल्ली के सामने कभी नहीं झुका है, ये हिस्ट्री है। आप जो है मुगलिया सल्तनत के दौर में भी जाकर के बेगूसराय के इतिहास को पढ़ें तो हम लोग जो है सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, अब जरा हम कांग्रेस की बात भी करेंगे, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कन्हैया जी से बात कहीं भी करेंगे, वो आएंगे मोदी पर, तो मोदी शाह इनका प्रिय विषय है। अब ये बताओ कि लोग कहते हैं, जैसे रिपोर्टर जब होता है अखबार में, टीवी में, तो उसकी कोई बीट होती है, कोई यूपीए कवर करता है, कोई एनडीए कवर करता है, कोई डिफेंस करता है, कोई रेलवे करता है। आपकी बीट लगता है कांग्रेस ने दे दी है मोदी और शाह, कि मोदी और शाह पर रोज कुछ न कुछ बोलते रहो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो, चाहे स्टेज से बोलो, चाहे भाषण बोलो, चाहे ऐसे इंटरव्यू में बोलो। ये बीट आपको दे दी गई है और आपका प्रिय विषय भी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं कांग्रेस में जो हमारा जो संबंध बना है लोगों से, और कांग्रेस अब जा करके हम ज्वाइन किए हैं, उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफली बता देते हैं। एक तो सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ननिहाल का परिवार है वो कांग्रेसी रहा है। ट्रेडिशनली वो लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ददियाल का परिवार जो था वो मिक्स था। जब तक रामचरित्र सिंह जिंदा रहे वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे। और आज़ादी के पहले भी जो सरकार बनी थी बिहार में सर, उस समय श्री कृष्ण सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके कैबिनेट में वो मंत्री थे। रामचरित्र सिंह एमएससी हुए, उस समय कहा जाता है कि बिहार के पहले एमएससी हैं वो। तो कई तरह की बातें उनके बारे में है, किंवदंतियां हैं। सच्चाई ये है कि जब तक वो रहे तब तक पूरा इलाका जो है वो कांग्रेसी रहा। बाद में उनका ही बेटा जो कि बीएचयू पढ़ने के लिए आए थे, और बीएचयू में उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, फिर वो पटना यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ से उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करना शुरू किया, जिसका मैं सदस्य था, जिसका जिक्र आपने किया। एआईएसएफ एक ऐसा संगठन है सर, 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ, देश के आज़ादी के लिए लड़ा। इसके पहले प्रेसिडेंट टेक्निकली जो है नेहरू जी थे। तो हमारा जो राजनीतिक सफ़र है वो राजनीतिक सफ़र कभी भी ना एंटी कांग्रेसिज्म के शिकार हम नहीं रहे। हमने शब्द इस्तेमाल किया सत्ता, एस्टेब्लिशमेंट के विरोधी रहे हैं सर, पर्टिकुलरली जो है कांग्रेस के विरोधी नहीं रहे। और आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कांग्रेस नहीं है, आज एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जैसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। और हम लोग जो है बहुत ग्रेटफुल हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, खास करके जो एक्टिविस्ट लोग हैं। आप देखिए यूएपीए की बात हो, लोगों को जेलों में बंद करने की बात है, जेएनयू के ऊपर अटैक हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो, सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी मुखरता से बोली। हमको बाद में अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात समझ में आई कि एक ही जगह पे ना अपना अलग अलग दुकान सजाने का क्या मतलब है।
जब देश में इतना इमरजेंसी सिचुएशन है तो एनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब मिल ये कह करके रहे हो जो कि है- जो सीपीआई है, सीपीएम है, या अखिलेश यादव है, या ममता बनर्जी, सब अलग अलग दुकान सजा रखे नहीं हैं। नहीं, वो भी तो विपक्षी एकता की बात कर ही रहे हैं ना। अब आप यही कह लीजिए, मैं यही उदाहरण देता हूँ। अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ बिहार का 2020 में, मैं कैंपेन कर रहा था। मैं सीपीआई का कैंपेन किया, सीपीएम का कैंपेन किया, आरजेडी का कैंपेन किया, कांग्रेस का कैंपेन किया। तो एक पार्टी जाकर के अलायंस कर रही है तो एक इंडिविजुअल भी तो कर ही सकता है ना, उसमें अनैतिक क्या है। और जब विपक्षी एकता की आप सब बात कर रहे हैं तो जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सीधे जाकर के उसमें भूमिका क्यों ना निभाई जाए। मेरी एक दोस्त ने, जो मेरे साथ जो है वामपंथी हुआ करती है जेएनयू में, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा, क्यों कांग्रेस चले गए। हम बोले देखो, बहुत सिद्धांत और बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल बात तुमको बता देते हैं कि टेबल टेनिस का जो बैट होता है ना, उसे क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। टेबल टेनिस के अपने मजे हैं, उसका अपना आनंद है, वो भी एक खेल है। लेकिन खेल अगर क्रिकेट का हो ना, तो टेबल टेनिस के बैट से बैटिंग नहीं हो सकता है। फिर क्रिकेट के टूर्नामेंट में क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा। अब आप देख लीजिए, क्रिकेट की तरह बैटिंग होगी। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है ना, सबको करना चाहिए ना, लेकिन कर तो कांग्रेस ही पाई ना। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आप मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना, सर 100 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दे दीजिए और पोस्टर लगा दिए। कितना बड़ा लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जरूरत चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। फिर जो है, ना चाहते हुए भी मीडिया इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चाहे वो कितना भी डिग्रेड हो गया हो, चाहे उस पर आप कितना भी सवाल उठा दें, लेकिन मीडिया के बिना समाज, मॉडर्न सोसाइटी कैसे चलेगी सर। मीडिया तो होना पड़ेगा। तो गाली देने के लिए ही सही 5 मिनट का कवरेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिक्स के लिए जरूरी होता है। लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, रिसोर्स का ज़रूरत होता है, फेस का ज़रूरत होता है, नैरेटिव का ज़रूरत होता है। अब सामने अगर आप गोडसे से लड़ रहे हैं तो गांधी से बड़ा नैरेटिव कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल ये ईमानदार और सीधी बात है। और जहां तक रही मोदी और शाह के अटैक करने के बाद, मैं एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई डेजिग्नेटेड जॉब हमको नहीं दिया है। हमको सब लोग पूछते हैं, मैं उस पर सवाल अभी करने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही बता हाँ, दिया संगठन में कि आपके साथ, सबके साथ होता है महासचिव, संयुक्त सचिव, फला, राज्य प्रभारी, ये वो। आपके साथ कन्हैया कांग्रेस नेता। मेरे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस में क्या क्या पद है। हाँ। हम बोले प्रोबेशन पीरियड पे। हाँ। और ये प्रोबेशन पीरियड जो है ना, लंबा चलेगा। लंबा तब तक 15 महीने तो हो गए। नहीं, 15 महीने नहीं, ये 15 साल हो जाएं। टाइमलाइन हमको नहीं पता है। हमारा काम है इस देश के अंदर जो आम लोगों के सवाल हैं उसको बतौर विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते ईमानदारी से उठाना, देश में जाकर के बात करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना। उसके लिए जो है ना, किसी डेजिग्नेशन का जरूरत नहीं है। और जब आपके पास कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है तो और अच्छा है सर, ऑलराउंडर की तरह जो है, कभी बैटिंग भी कर लीजिए, कभी बॉलिंग भी कर लीजिए। लेकिन आपने कहा कि आपका कांग्रेस में प्रोबेशन चल रहा है। नौकरी में 1 साल का होता है प्रोबेशन, कई बार 6 महीने होता है, एक्सटेंशन 6 महीने 1 साल, तो आपका 15 महीने हो गया। लेकिन प्रोबेशन में आदमी थोड़ा बैक बेंचर होता है, लेकिन प्रोबेशन में ही आप जिस ढंग से चौका छक्का मार रहे हो रोज भाषण में, तो वो बड़ा लगता है कि कांग्रेस में आपको राहुल गांधी के बाद सबसे अधिक प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भाषण का जादू है। नहीं, कन्हैया कुमार बहुत अच्छा भाषण देते हैं, जुमलेबाजी भी करते हैं, मोदी का काउंटर उसी तरह की भाषा से करते हैं, तो कांग्रेस को भी एक मिल गया है। नहीं, भाषण से कुछ नहीं होता है सर। मैं एक बात बताता हूँ, भाषण की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाषण की सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना, वो है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसकी भाषा में बात करें। सबसे पहला चीज़ है लैंग्वेज। दूसरा चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको आप खुद सपोर्ट कर रहे हो। जैसे ये संभव नहीं है कि मैं सिगरेट हाथ में जला करके लोगों को कहूँ कि सिगरेट मत पीजिए, तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती है। मेरे पास सर वो ऑथेंटिसिटी है। मैंने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है, मैं उसको झेल के आया हूँ। नहीं तो गरीबी मोदी जी ने भी नहीं पढ़ी, उन्होंने बड़नगर में चाय बेची है। हाँ, तो फिर मैं वो मगरमच्छ पकड़ा है, तालाब में तो गए हैं, बहुत उनकी कहानियां हैं। तो वो सारे सवाल जो है ना, मैं ऑथेंटिसिटी से उसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वो जीवन जो है ना, उसका रिहर्सल करके हम नहीं आए हैं। जब आप हमसे बात कीजिएगा तो उसके लिए मुझे जो है ना, किसी रिहर्सल की, किसी सवाल की और किसी जो है पहले से तैयारी की जरूरत नहीं, जिसको कहते हैं सेट इंटरव्यू। हमारी तरफ सवाल क्यों दिखा रहे हैं? वही हम कह रहे हैं, हम किसी के भी बोल रहे हैं। तो आप जो है उसको जब जी करके आए हैं तो आप किसी व्यवस्था में उसके बारे में बात कीजिएगा तो वही बोलिएगा ना। हमेशा यह बात कही जाती है कि सच और झूठ का एक बुनियादी फर्क है।
झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद ही नहीं रखना पड़ता है। आप मुझे पूछेंगे मैं कैसे आया हूँ, मैं गाड़ी से आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, दोस्त के साथ आया हूँ। आप चाहे मेरा लाई डिटेक्टर करवा लें तब भी हम यही जवाब देंगे। तो सच्चाई के साथ उसको बोलते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता होगा मे भी। लेकिन मोदी और शाह को लेकर के सवाल पूछना, भाषण देना, ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता है सर। राजनीति का आधार ये हो सकता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और हमारा मुद्दा जो है मोदी और शाह नहीं है। मोदी और शाह चूंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। मुद्दा हमारा सर यही है कि गरीबी कैसे कम होगी, बेकारी कैसे कम होगी, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। जो सवाल मोदी जी उठाए थे ना, जो एजेंडा उन्होंने बनाया था, जो उनका मैनिफेस्टो है ना, हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो लागू हो जाए और उसी पे सवाल पूछते अब हैं। कुछ बैठ के बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपने कहा आपका मुद्दा अहम है आपके लिए, मोदी शाह नहीं, लेकिन जैसे 3-4 दिन में मैंने एक कोई कन्हैया फैन क्लब किसी ने बना रखा है यूट्यूब पर, 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, सैकड़ों वीडियो है। कन्हैया कुमार देश के किसी भी हिस्से में भाषण देते हैं, 24 घंटे के अंदर वहां भाषण का टुकड़ा आता है, कई मिलियन में व्यूज है, और हर भाषण में मोदी और शाह है, हर थंबनेल में। तो लगता है कि है तो आना वही है, 30-40 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, ये सब करते हुए मोदी और शाह। 2014 का आप मेरा कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, जिस जगह पे अभी मोदी है ना, उस जगह पे मनमोहन सिंह हुआ करते थे। मैं ईमानदारी से ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ। 2015 का मेरा प्रेसिडेंशियल स्पीच उठा करके देख लीजिए, उस पे मैंने बीजेपी को भी अटैक किया है, अपने लेफ्ट के दूसरे संगठनों को भी अटैक किया है, अपनी पार्टी के नेता को जो है पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही लूज कमेंट किए थे सनी लियोनी को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अटैक किया है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता है जिसमें ईमानदारी नहीं हो, भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता जिसमें सच्चाई नहीं हो, भाषण वो भाषण हो ही नहीं सकता है, उसको लोग पसंद ही नहीं कर सकते हैं अगर वो दिल से ना बोली गई हो। अगर हम खुद वो चीज़ जिए नहीं है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा सर। हम हाथ में जो है हीरे का घड़ी पहन करके और गरीबी पे भाषण देंगे, कौन सुनेगा सर? इसीलिए तो चप्पल नहीं पहनते कन्हैया। यही मेरी सच्चाई है सर, मैं किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पहनता हूँ, यही मेरी सच्चाई है। अचानक से मेरे पास पैसा कहाँ से आ जाएगा, और अचानक से मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम भी जो है भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चले जाएंगे। आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसकी एक कीमत है सर, उसकी कीमत जो है मैं पैसे में नहीं, अपने जीवन के जो हमारे सपने थे, जो हमारी जो है उम्मीदें थी, जो हमारा शौक था, सबको मार करके उसको जी रहे हैं सर। चलिए अब जरा बैठ के बात करेंगे कन्हैया जी से, और सवाल अब भारत जोड़ो यात्रा पर है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन के बाद दिल्ली पहुंची, बीच में विराम है। 3 तारीख से फिर यूपी होते हुए, हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है। कहां तक जाएगी, कहां अड़चन होगी, और साथ में भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक यात्री के तौर पर कन्हैया कुमार चले हैं 108 दिन। वो भी कांग्रेस के बारे में भी, कांग्रेस कैसे विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है, नहीं बन सकती है। राहुल गांधी यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वोट भी जोड़ रहे हैं या सिर्फ भारत जोड़ने की बात हो रही है? बहुत सारे सवाल कांग्रेस को लेकर है, विपक्षी एकता को लेकर है। कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं बिहार को लेकर है, अगले साल 2023 में 9 राज्य में चुनाव है, उसको लेकर भी है। तो बैठते हैं, कुछ बैठ के बात करते हैं। आइए, आप इधर बैठिए, मैं यहां बैठूंगा।